नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज इस खास कार्यक्रम में बात होगी हाइब्रिड युद्ध की। हाइब्रिड वॉर असल में पिछले कई दशक पहले तक जब युद्ध की बात हम सोचते थे या फिर उसके बारे में पढ़ते और देखते थे तो अमूमन दो सेनाओं के बीच आमने सामने का युद्ध नजर आता था या उसकी जानकारी मिलती थी। लेकिन 21वीं सदी में युद्ध का तरीका और उसकी तस्वीर बदल चुकी है और भविष्य में यह तस्वीर और ज्यादा बदलाव के साथ हमारे और आपके सामने होगी, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि जो युद्ध होंगे वो हाइब्रिड वॉर होंगे। असल में हाइब्रिड वॉर है क्या? ये एक तरीके से गैर परंपरागत युद्ध होता है जिसे साइबर या फिर मनोवैज्ञानिक युद्ध के साथ जोड़कर या उसे मिश्रित करके लड़ा जाता है। यहां पर लड़ाई हथियारों से कम और सोच या फिर आर्थिक मोर्चे पर जो 21वीं सदी के टूल्स हैं उनका दुरुपयोग करके की जाती है, जैसे कि मसलन अफवाहें फैलाना, आर्थिक मोर्चे पर अकाउंट्स को हैक करना या फिर कुछ ऐसी जानकारियां या फेक न्यूज़ फैलाना जिसके जरिए लोगों के मानसिक सोच को बदला जाए। और कहा जाता है कि अब 21वीं सदी में इसी तरह के युद्ध ज्यादा होंगे और इससे निपटने के लिए देशों को तैयार रहना होगा। और इसके कई उदाहरण दुनिया में हमारे सामने हैं जब कई देशों में इस तरीके के युद्ध लड़े जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे युद्ध में जो आमतौर पर विरोधी सेना होती है वो नजर नहीं आती और जिससे निपटना या जिससे उसके मंसूबों को नाकाम करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। और कहा जाता है कि 2006 में लेबनान जो युद्ध हुआ वहां पर पहली बार हाइब्रिड वॉरफेयर शब्द का प्रयोग किया गया और उसके बाद ये तेजी के साथ अब आधुनिक युद्ध नीति का हिस्सा बनता जा रहा है। तो आज अपने कार्यक्रम में समझेंगे कि असल में जब हम हाइब्रिड वॉरफेयर की बात कर रहे हैं तो इसका दायरा क्या है और इसके दायरे में आज हम कहां पर खड़े हैं और भारत जैसे विकासशील देशों के सामने चुनौती क्या है और हम इससे लड़ने के लिए कितना और किस तरीके से तैयार हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर यादव जी हैं, आपका स्वागत है सर। और डॉक्टर गुलशन राय जी हैं, फॉर्मर नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। शुरुआत में करना चाहूंगा गुलशन सर आपसे, क्योंकि जब हम 21वीं सदी के आज के इस दौर में बात करते हैं हाइब्रिड वॉर की तो सबसे ज्यादा कहा जाता है कि साइबर जो सिक्योरिटी है वो एक बड़ा चैलेंज है और कहीं ना कहीं जो हमले हो रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में या फिर जहां पर इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल होता है वहां पर साइबर हमले ही ज्यादा नजर आते हैं। क्या इसका दायरा आज के दौर में दिखता है और भारत जैसे देशों के लिए किस तरीके की चुनौती आपकी नजर में? जब आप टेक्नोलॉजिकल हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं, इसके दो पहलू सामने आते हैं। एक पहलू तो यह है कि टेक्नोलॉजी आज हर सेक्टर में काफी अच्छे तरीके से एम्बेडेड हो गई है। कोई इक्विपमेंट, चाहे सिविलियन हो या डिफेंस इक्विपमेंट हो या एरोप्लेन हो या आपका एनी आर्टिलरी जो भी है, वो टेक्नोलॉजी का उसमें रोल काफी ज्यादा हो गया है। इनफैक्ट कहा जाता है कि बगैर टेक्नोलॉजी के कोई भी इक्विपमेंट और कोई एक्टिविटी पूरी नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी जो है ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट की जाती है। नेटवर्क होती है, सॉफ्टवेयर होती है, उसके अलावा ये पूरा कम्युनिकेशन चैनल भी साथ में एम्बेड करती है। एक तो ये एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी का। दूसरा एस्पेक्ट है कि ये जो टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट हुई है इसके अंदर सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा है। कॉस्ट सॉफ्टवेयर की कम होगी, लेकिन सॉफ्टवेयर से ही इसकी जिम्मेवार है, इसकी एफिशिएंसी के लिए, इसकी प्रोडक्टिविटी के लिए, इसके फीचर के लिए। और कोई भी सॉफ्टवेयर जो होती है वो 100% सिक्योर नहीं होती है। वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको हम पैचेस लगा के सॉफ्टवेयर करके और उसको ठीक ठाक करते रहते हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है, दो ही एस्पेक्ट है। एक तो जो टेक्नोलॉजी जो हमारा हथियार है, जो इक्विपमेंट है या आर्टिलरी है या जो भी इक्विपमेंट है उसमें टेक्नोलॉजी लगी हुई है। जी। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो देश के और प्रोजेक्ट्स में लगी है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में है, जो कि उस डिफेंस इक्विपमेंट को सर्व करती है।
इन दोनों का ही आज के डेट में इतना ज्यादा प्रचलन है कि कोई भी देश इसके बगैर रह नहीं सकता, कर नहीं सकता। इंडिया में भी पिछले 10 सालों में इस मामले में बहुत प्रोग्रेस हुई, और ये दोनों किसी भी देश के लिए इंप्लीमेंट करना और लगाना उसके उस देश की ताकत समझी जाती है। लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करें और सही तरीके से उसका प्रोटेक्ट नहीं करें तो उस देश के लिए एक वीकनेस भी बन जाती है। फ्यूचर वारफेयर जो है वो ये चीजें जो हैं फ्यूचर वारफेयर में ये दोनों ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पेश करती हैं एक आपकी फ्यूचर वारफेयर के अंदर। जी। कोई भी देश, कोई भी एडवर्सरीज इन दोनों को एक्सप्लॉइट करके आपको काफी वो निष्काम और आपको इनकेपेसिटेट कर सकते हैं, और उसके बहुत बहुत तरीके हैं। इनका हमारी इकोनॉमी से, हमारी सोसाइटी से काफी लिंकेजेस इन दोनों टेक्नोलॉजी का और ये सिस्टम का है। सो फ्यूचर जब भी हाइब्रिड वॉरफेयर करते हैं, हम हाइब्रिड की बात करते हैं, देयर इज अ फिजिकल वॉरफेयर एंड देयर इज अ साइबर वॉरफेयर, कि साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप इनकैपेसिटेट करें, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करके आप उसका मिस यूटिलाइज करें, मिस यूज करें, और उससे आपकी फिजिकल फैसिलिटी जो है, फिजिकल वॉरफेयर है, उसको इम्पैक्ट करें। ये हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब है, और ये ट्रेंड जो है दिन पर दिन एक डिफरेंट एक डायरेक्शंस और डिफरेंट रूप धारण करता चला जा रहा है। राइट सर। अतः सर 2007 में जब हॉफमैन साहब का आया था पेपर कॉन्फ्लिक्ट इन द 21st सेंचुरी, जिसमें कि हाइब्रिड वॉरफेयर की बात शुरुआत में हुई थी और कहा गया था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और तकनीक का इस्तेमाल दुनिया के तमाम देश करेंगे और आम रोज़मर्रा में वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी हैकिंग, उसके ज़रिए युद्ध के तरीके बदलेंगे। क्या वाकई आज वो समय दिखता है, और कैसे आज ये एक बड़ी चुनौती नज़र आती है, एक हम कहें कि जो एक पारंपरिक युद्ध है उसकी तुलना में, उसकी कंपैरिजन में हाइब्रिड वॉर? ये समझना कि हाइब्रिड वॉर सिर्फ आज शुरू हुई है या 2006 में शुरू हुई है, ये मेरे ख्याल में गलतफहमी होगी। और ये कहना कि साइबर वॉरफेयर के एंट्री की वजह से हाइब्रिड आया है सामने, ये भी मेरे ख्याल में सरासर गलत होगा। हाइब्रिड वॉर बहुत पुरानी चीज है। हाइब्रिड वॉर मुद्दतों से लड़ी जा रही है। टेक्नोलॉजी ने इसको एक दूसरा पहलू दिया है। मेरे ख्याल में अगर भारत के तरफ से देखें, आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखें, तो जम्मू एंड कश्मीर में 89 में जो शुरू हुआ वो क्या था? वो तो सिर्फ हाइब्रिड वॉर था। पाकिस्तान ने 1977 में ये देख लिया था जब जियाउल हक आए पावर में कि भारत के साथ कन्वेंशनल वॉरफेयर हो नहीं सकता, भारत के साथ इकोनॉमिक कंपटीशन हो नहीं सकता, मगर भारत के ऊपर 1000 वार लग सकते हैं। और ये 1000 वार जो है अलग अलग तरीकों से लग सकते हैं। अगर आप देखें, आइडियोलॉजी के जरिए एक वॉरफेयर लड़िए, साइबर के तो जरिए बाहर बाद में आया ही है, फाइनेंस के जरिए लड़िए, क्रिमिनल नेटवर्क्स के जरिए लड़िए, नारकोटिक्स के जरिए लड़िए, मीडिया और इंफॉर्मेशन के जरिए लड़िए, इरेगुलर वॉरफेयर या टेररिज्म के जरिए लड़िए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर छुटपुट फायर करके, स्नाइपर करके, इसके जरिए लड़िए। इन सबको मेल जोल करके तब कहते हैं हाइब्रिड वॉर। और ये अलग अलग दिशा में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, किसी में आपका इंफॉर्मेशन डोमेन बहुत बड़ा होगा, किसी में आपका टेरर बहुत बड़ा होगा, किसी में आपका फाइनेंशियल डोमेन बहुत बड़ा होगा, किसी में आइडियोलॉजी। अगर आप देखें जम्मू एंड कश्मीर में 90s में सिर्फ आइडियोलॉजी के ऊपर जोर था, साथ में टेररिज्म, साथ में आइडियोलॉजी। तो जब मैं आता हूं आपके सवाल पे, साइबर की एंट्री जो है इन अ बिग वे, जब से देखिए, अगर स्मार्ट मोबाइल फोन के साथ अगर वही एरा देखिए, तो साइबर रियली केम इनटू बीइंग। और आज हमारे सिस्टम्स जो हैं वो सब कनेक्टेड है थ्रू साइबर टेक्नोलॉजी, एंड देयरफॉर इट मेक्स ऑल दिस वल्नरेबल, नो डाउट। मगर साइबर को भी आप वो पैरालाइज कर दीजिए तो साथ में इतने और सिस्टम्स तब भी जारी हैं। नेटवर्क्स, अगर आप जम्मू कश्मीर में ही आज देख लीजिए कितने नेटवर्क्स हैं।
मीडिया का नेटवर्क है, इंफॉर्मेशन का नेटवर्क है, आइडियोलॉजी का नेटवर्क है, सेपरेटिस्ट नेटवर्क है, ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क है। ये सब नेटवर्क हाइब्रिड वॉरफेयर तो लड़ रहे हैं आपके खिलाफ। और आज हाइब्रिड वॉरफेयर से आगे बढ़ गए हम। जब हाइब्रिड वॉरफेयर को आप पॉलिटिकल डोमेन में दाखिला देते हैं तो इसको ग्रे जोन वॉरफेयर कहा जाता है। और दुनिया की सबसे जबरदस्त हाइब्रिड वॉर लड़ी जा रही है इस वक्त यूक्रेन में। रशिया जो है जिस काबिलियत के साथ उस कैंपेन को लड़ रहा है वो जबरदस्त तरीका है। तो अब दुनिया में शायद दुनिया ने आज तक आधुनिक तौर पे हाइब्रिड वॉर इस तरह की नहीं देखी है। तो जब मैं सहमत हूं गुलशन राय साहब के साथ कि हाँ साइबर अपनी अहमियत रखता है, बस साइबर इज वन डोमेन ऑफ हाइब्रिड वॉर। और जैसे ये बढ़ता जाएगी, टेक्नोलॉजीज बढ़ते जाएंगी, आप देखिए कि बहुत चीजों में जो है नॉन टेक्निकल चीजें कितने सामने आएंगी। इसके अंदर जरूरी है कि इन नेटवर्क्स को तबाह करें, इन नेटवर्क्स को न्यूट्रलाइज करें, तब जाकर आपको कंट्रोल आएगा हाइब्रिड के ऊपर। और इसके ऊपर अभेश्वर यादव साहब जरूर और कुछ मुझसे बढ़कर और बातें करेंगे। बिल्कुल हसनैन सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत जैसे देश, और खासतौर पर अगर आपने जो जिक्र किया कि 80-90 के दशक से स्वरूप अलग था, और जैसे जैसे तकनीक या फिर मैं कहूँ कि जो कि डिजिटल एरा आया उसने इसके स्वरूप को बदल दिया है और कहीं ज़्यादा डेडली, मैं कहीं ज़्यादा खतरनाक हो गया है। रामेश्वर जी, क्या वाकई जिस तरीके से बदलाव हुआ है, और भारत जैसे देश में जब 80 के दशक से या उससे पहले भी कुछ लोग कहते हैं कि अलग अलग स्वरूप में हमने उसको झेला है, तो आज के दौर में जबकि टेक्नोलॉजी हर जगह और मैं कहूँ कि दिनचर्या में इस तरीके से शामिल है, वो कहीं ज़्यादा खतरनाक हो जाता है इस तरह का वॉर। और वो क्या ज़्यादा इजी वे आउट है दुश्मन के लिए किसी भी देश पर अटैक करने या वहां पर डेंट करने के लिए? मैं इस सब्जेक्ट को थोड़ा एक बुनियादी तरीके से जरा समझाना चाहता हूं आपके दर्शकों को। जी बिल्कुल। जब भी हम लड़ाई की बात करते हैं या वॉरफेयर की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है कि दो देशों की जो सेनाएं हैं वो आपस में लड़ेंगी। तो ये क्या है, ये मिलिट्री डोमेन की बात है जो कि आम आदमी की समझ में आता है। लेकिन हाइब्रिड वॉरफेयर जो है, जिसको नॉन लीनियर वॉरफेयर भी बोलते हैं, इसके अंदर एक नया आयाम जो है वो जुड़ गया है। वो है नॉन मिलिट्री डोमेन एंड नॉन कॉन्टेक्ट वॉरफेयर, जिसके अंदर सेनाएं आपस में कॉन्टेक्ट नहीं करती हैं और आपस में फिर भी उनके बीच के अंदर एक जंग लगी हुई है। पीस टाइम के अंदर भी एक प्रकार की जंग है। जैसा कि डॉक्टर राय साहब ने बताया, साइबर वाला वो इस प्रकार के वॉरफेयर के अंदर आता है जो कि नॉन लीनियर है एंड नॉन मिलिट्री डोमेन में भी आ सकता है। ये मिलिट्री में भी है, नॉन मिलिट्री के अंदर भी है। इसको और मैं साफ करके आपको बताता हूं। देश की जो शक्ति है, पावर प्रोजेक्शन की जो ताकत है, वो ताकत किस किस चीज से, वो उनके बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है। सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देशों की। उसके बाद है कन्वेंशनल फोर्सेस, जो फौज है जो हम आमतौर पर समझते हैं। तीसरा है सब कन्वेंशनल वॉरफेयर, जो कि जनरल अता हसनैन साहब ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो आज की तारीख में चल रहा है वो है, जो कि ग्रे जोन के अंदर ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके अलावा जो नया आयाम जो आया है और काफी डेंजरस है, जो बिना किसी सरहद को पार किए हुए दूसरे देश के ऊपर नुकसान पहुंचा सकता है, मिलिट्री और नॉन मिलिट्री दोनों में, वो है साइबर वॉरफेयर। इसके अलावा ये जो लड़ाई है, ये डिप्लोमेसी के लेवल के ऊपर भी लड़ाई लगती है। अगर आप जरा देखें पाकिस्तान, उनका जितना भी मीडिया है, मास मीडिया हमेशा एंटी इंडिया की बात करता है। उनके प्राइम मिनिस्टर जब भी यूएन में जाते हैं वो हमेशा एंटी इंडिया की बात करते हैं। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का जो मुद्दा है उसको इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, साथ के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन की वो बात करते रहते हैं। आईओसी जो एक ग्रुप है इस्लामिक कंट्रीज का, उसकी मदद से हमेशा ये कश्मीर का मुद्दा भी करना चाहते हैं। तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ये भी एक प्रकार का एक वॉरफेयर है, जिसकी अहमियत आज की तारीख में और भी ज्यादा है। अभी आप एक और मुद्दा आप देखिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस, ये एक वेपन है आज की तारीख में। जरा आप ध्यान करें ईरान की तरफ, ईरान के ऊपर इस वक्त यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं। उसका
उनकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि इस देश को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाए इकोनॉमी आर्थिक तौर पर कि वो यूएस की बात जो वो अपनी मनवाना चाहते हैं वो उनसे मनवा ले। इसके साथ साथ में अगला जो मुद्दा है वो है रिजीम चेंज। अभी आपने देखा वेस्टर्न वर्ल्ड ने वेस्ट एशिया के अंदर रिजीम चेंजेस किए हैं, वो भी एक हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। आपने देखा इराक के अंदर रिजीम चेंज हुआ, लीबिया के अंदर रिजीम चेंज हुआ, और ये आपका अभी देखिए सीरिया के अंदर जो वॉरफेयर चल रहा है उसके अंदर जो राइवल ग्रुप्स हैं वो भी एक हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा है। अफगानिस्तान के अंदर जो अभी आपने देखा वो भी एक हाइब्रिड वॉर का हिस्सा है। तो हाइब्रिड वॉर के बहुत हिस्से हैं। टेक्नोलॉजी ने इस हाइब्रिड वॉरफेयर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, और क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट रेट पर चेंज हो रही है तो एक नई प्रॉब्लम जो आती है उसका अगर हम सॉल्यूशन टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन बनाते हैं, एक नई तकनीक आ जाती है। अब एक इसलिए जिस भी देश के पास बेहतर टेक्नोलॉजी है उसकी काबिलियत हाइब्रिड वॉरफेयर करने की क्षमता बहुत ज्यादा है। क्योंकि हाइब्रिड वॉरफेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है राजनीतिक तौर पर अपने सामने जो आपका विपक्ष में खड़े देश है उसके ऊपर इतना दबाव डालना ताकि वो आपकी बात मान सके। और इस बात को मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद, ये चाणक्य नीति जो है, ये सब की सब इसके अंदर शामिल के हैं। जैसा कि हसनैन साहब ने बताया, ये हाइब्रिड वॉरफेयर आज की तारीख में नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। जहां पर मेन मिलिट्री फोर्स के अलावा नॉन मिलिट्री तरीके भी इस्तेमाल किए जाएंगे दुश्मन को सामने उसके ऊपर फतह करने के लिए, वो सब हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर आता है, जिसको हम नॉन लीनियर वॉरफेयर भी कहते हैं। और हमारे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है जो यादव जी ने कहा। मैं थोड़ा सा इसको और आगे ले जाना चाहूंगा गुलशन सर। जिस तरीके से अगर हम इस हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करें, ये ज्यादा मुश्किल है इससे निपटना या आसान? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें दुश्मन कौन है वो सामने नहीं होता, वो एक देश हो सकता है, एक समूह हो सकता है, एक संगठन हो सकता है, या इंडिविजुअल व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये इसको टैकल करना किस तरीके से आसान या मुश्किल नजर आता है? मैं हमारे दो पैनलिस्ट के व्यू से काफी सहमत हूं कि हाइब्रिड वॉरफेयर का कंसेप्ट काफी ब्रॉडर है। टेक्नोलॉजी जो है उसको थोड़ा कैटलाइज करती है, उसको एक डिफरेंट काइंड ऑफ आयाम या डिफरेंट काइंड ऑफ रूप उसको दे दिया है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं जो मई 21 में हुआ। आपने दर्शकों ने और आप सब ने सुना होगा यूएस पाइपलाइन का जो साइबर अटैक। वो यूएस पाइपलाइन का साइबर अटैक इतना भयानक अटैक हुआ कि अमेरिका ने ईस्ट कोस्ट में एक रीजनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। एयरपोर्ट बंद हो गए थे, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी, गैसोलीन नहीं मिल रही थी, पेट्रोल और डीजल ऑयल नहीं मिल रहा था, और ये करीब करीब 10 दिन के करीब करीब रहा। उससे पहले जब क्रीमिया में अटैक हुआ था उस वक्त उनकी पड़ोस की कंट्री ने वहां के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे को टेक ओवर कर लिया था। 3 लाख के आसपास मकान सर्दी के अंदर 3 दिसंबर की बात है बगैर पावर के हो गए। उसको करीब 6 महीने लगा उनको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने में, पावर स्टोर करने के अंदर उसका खर्चा अलग हुआ। तो टेक्नोलॉजी, और हम दिन रात देखते हैं कि किस तरीके से खबरें मॉर्फ होती हैं, इमेज बनती हैं, दूसरी काइंड ऑफ फेक काइंड ऑफ मैसेजेस न्यूज बनते हैं, व्हाट्सएप में या सोशल मीडिया में जाता ही है, ये हमने देखा है। तो टेक्नोलॉजी ने इस पूरे हाइब्रिड वॉरफेयर को एक डिफरेंट रूप दे दिया, डिफरेंट आयाम दे दिया है, जिसका रीच बहुत जल्दी और बहुत डीपर पेनिट्रेट करता है। ये एक बिल्कुल बात ये है ना। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज होती जा रही है, तरीका भी बदलता जा रहा है। आज से 3 साल पहले कुछ और रूप था, आज कुछ और रूप है, अगली बार कुछ और रूप होगा। हम यकीनन अमूमन बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बिग डेटा काइंड ऑफ जो टेक्निक्स हैं वो इम्बेड हो रही हैं। वो जैसे ही कोई उसको किसी भी वॉरफेयर को रोकने की कोशिश करता है, वो अपना तरीका, उसको साइबर का यूज करने का तरीका बदल देती हैं उसको। सो दिन पर दिन ये पूरा जो टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन जो है ये काफी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। यस, पहले से
हिंदुस्तान भी और और देश भी पहले से काफी सक्षम हो गए हैं टेक्नोलॉजी को समझने में, टेक्नोलॉजी को रोकने के अंदर, लेकिन इसका कॉम्प्लेक्सिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ओके सर। कोई 100% तरीका तो नहीं है इसको रोकने का, और ना होगा कभी, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन बहुत तेजी से होता है और उसको प्रिवेंशन जो है वो काफी देर में आता है, उसकी कैपेबिलिटीज टू प्रिवेंट करने की बहुत देर में आती है। पर जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है, हमारी कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट और टू स्टॉप द हाइब्रिड वॉरफेयर वो भी पहले से बेहतर होती जा रही है। यही बड़ा सवाल है अता हसनैन सर, क्योंकि जो गुलशन सर कह रहे हैं कि कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योरिटी की जो बात हो रही है, उसमें क्या हम एट पार चल सकते हैं, यानी कि कदम ताल करते हुए जो भी इस तरीके से वॉरफेयर में लोग, ग्रुप या इंडिविजुअल शामिल हैं, या हमें कुछ और नए तरीके के रास्ते या नए तरीके के सिस्टम के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, मैं सहमत हूं बिल्कुल गुलशन राय साहब के साथ कि टेक्नोलॉजी से हाइब्रिड वॉर की काबिलियत बहुत ज्यादा बढ़ती है, पहलू उसके अलग अलग सामने आते हैं, मगर एक टर्म अभी तक हमने नहीं जो इस्तेमाल किया है वो है ऑल ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या है कि ये आमतौर की जो कन्वेंशनल लड़ाई थी वो, जैसे जन यादव साहब ने भी एक्सप्लेन किया, आमने सामने दो फौजें, अगर आप मुद्दतों से देखें तो पहले कैवलरी चार्ज, पहले इन्फेंट्री चार्जेस होते थे, फिर कैवलरी चार्जेस होने लगे, फिर टैंक वर्सेस टैंक बैटल्स होने लगे, मगर आमतौर पर दो फौजें ही एक दूसरे से लड़ती थी। हाइब्रिड के आने से और हाइब्रिड के का एनहांसमेंट होने से, बढ़ोतरी होने से क्या हुआ है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। अगर आप देखिए, इंफॉर्मेशन मीडिया जो है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का पूरा मामला है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर अगर आप देखिए, अगर पैंडेमिक्स या कोई और तरीके की बीमारियां फैलाने की कोशिश की तो हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है उसके अंदर, ठीक है। टेरर जो है वो होम मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल कॉन्डुइट्स को डाउन करना या उसके अंदर कुछ छेड़खानी करना, फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री का काम अकेला नहीं है ये दिस इज बिकम एन ऑल ऑफ गवर्नमेंट अफेयर। राइट सर। क्या ये सब डिपार्टमेंट्स जो है, क्या ये तैयार है लड़ने के लिए? क्या इनको पहचान है कि क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉरफेयर? ऑल ऑफ देम आर इन्वॉल्व्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन, उनको मालूम है, बंदोबस्ती कार्रवाई सब में माहिर है सब। मगर अगर बात करें लड़ाई की, बात करें वॉरफेयर की, ठीक है, जिसमें डिस्ट्रक्शन की बात है, जिसमें आपका नेशनल एम जो है उसको वो बिल्कुल ही फर्क हो रहा है, मेरे ख्याल में उसकी समझ अभी इतनी ज्यादा नहीं आई है। ओके। और इसके लिए स्ट्रेटेजिक कल्चर जो होता है, अपना स्ट्रेटेजिक कल्चर जो है उसको मजबूत करना पड़ता है, देश को पहचान करनी पड़ती है, सोसाइटी को इसको पहचानना पड़ता है, सोसाइटी के अंदर चेंजेस आने पड़ते हैं अगर आप सबको साथ ले जाना चाहते हैं इसके साथ। अदरवाइज तो गुड ओल्ड सिस्टम कि फौज सरहद पे सिपाही बैठा है, बोल रहे धीमा धीमा, वो चलता रहेगा आपका, ठीक है। द आर्मी विल बी इन्वॉल्व, द एयरफोर्स एंड नेवी विल बी इन्वॉल्व, इंटरनल सिक्योरिटी में पुलिस इन्वॉल्व है, तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी चल रही है। नेशनल सिक्योरिटी आज वो वैसे नहीं चल सकती है। नेशनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व्स ऑल दीज पीपल एंड ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, और जब तक वो रियलाइजेशन नहीं आएगा, वो नहीं आया है अभी तक, until that realization comes, I don't think you are completely prepared for hybrid war. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो उठाया, और आखिर में क्योंकि वक्त कम है, लेकिन रामेश्वर सर जो अता हसनैन जी कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ सेनाओं के सहारे आप अगर समझें कि अब आने वाले समय में हम युद्ध को रोक पाएंगे, तो फिर ये ऐसा लगता है कि शायद हम हकीकत से दूर भागेंगे या हकीकत को देखना नहीं चाहते हैं। और कोऑर्डिनेशन जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की उन्होंने बात की है, किस तरीके से आप देखते हैं कि महत्वपूर्ण है, और समय के साथ में तेज़ी के साथ इसको कोऑर्डिनेशन की ओर बढ़ना होगा, उन्हें तैयार रखना होगा कि असल में हाइब्रिड वॉरफेयर का खतरा कहाँ पर किस तरीके से, और किस तरीके से वो डिपार्टमेंट्स उसमें उनका रोल आता है। मैं जो जनरल अता हसनैन ने आर्ग्यूमेंट दिया, इस आर्ग्यूमेंट में थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। बेसिक जो सवाल हमारे सामने ये है, अगर इस प्रकार का वॉरफेयर है तो इससे किस प्रकार से निपटा जाए। इसको निपटने के लिए आर्म फोर्सेस जो है हमारे पास, तो हमारा तो बेसिक काम ही सिक्योरिटी का है, देश की सीमाओं की रक्षा करना। हमारे पास अपने सिस्टम्स हैं और बड़ा आसान है, लेकिन अभी जो हमारे आर्मी के सिस्टम्स हैं इनको हमको नॉन मिलिट्री डोमेन के अंदर ले जाना है। सभी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनको एक कॉन्टीजेंसी प्लानिंग करनी होगी।
सिनारियोज बिल्डअप करने होंगे कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि दुश्मन उसके उन डिपार्टमेंट के अंदर किसी प्रकार की दखलंदाजी कर सकता है, और अगर दखलंदाजी होती है तो उस प्रॉब्लम को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। तो इसके 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले है जनरल अवेयरनेस सबकी होनी चाहिए, दूसरी सबकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके अलावा कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए हर प्रकार के सिनारियो को करके, वर्स्ट केस सिनारियो लेने के बाद, और उसके बाद उसको किस प्रकार के एग्जीक्यूट किया जाए उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हर डिपार्टमेंट के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा अभी जो हमारा जितना भी कामकाज है सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, और बाकी लॉजिस्टिक्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हर तरीके से सिविल महकमे के अंदर वो सब इंटरनेट के ऊपर शामिल रहता है। तो इंटरनेट के अंदर इस प्रकार की हैकिंग की जो परेशानी है या और कोई साइबर अटैक की परेशानी है जी। उसको दूर करने के लिए प्रिएम्प्टिव मेजर जो है वो हमको लेने चाहिए। जैसे कि कोई भी सेंसिटिव अगर कोई काम है उस कंप्यूटर को इंटरनेट से ना जोड़ा जाए, या उसके अंदर फायरवॉल्स लगाई जाए, या इस प्रकार के तकनीकी तरीके अपनाए जाएं ताकि उसकी उसकी जो पहुंच है बाहर के किसी भी इंट्रूडर के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, और इस नेशनल प्रॉब्लम को हर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट उसको सोच समझ से करना है, और पूरे नेशनल लेवल के ऊपर इसका जो कोऑर्डिनेशन जो होना है वो कोऑर्डिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है। और यही मेरा एक सुझाव है ओके सर। कि जिस प्रकार से आर्मी इन चीजों को हैंडल करती है उसी प्रकार से उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के द्वारा हमको नॉन मिलिट्री डोमेन के अंदर भी इसको शामिल करना होगा। और मैं तो ये भी इतना भी कहूंगा कि इसकी जो शिक्षा है हमारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति हर सिटीजन इस प्रकार के अटैक से प्रभावित हो सकता है। इसलिए इट्स ए नेशनल प्रॉब्लम, इट मस्ट बी रिजॉल्व बाय एन मास बाय एंटायर पब्लिक थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। वेरी ट्रू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए और दर्शकों को समझाने के लिए कि असल में किस तरीके से दुनिया बदल रही है और युद्ध के तरीके बदल रहे हैं, और अब हाइब्रिड वॉरफेयर किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है और उसके लिए हमें और आपको मिलकर क्या करना है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।